Hello everyone. So today I am going to discuss the provisions pertaining to sweat equity shares given under the SEBI share-based employee benefits and sweat equity regulations 2021. हमने जो 5 टाइप्स ऑफ स्कीम्स के बारे में जो प्रोविजंस इस लॉ में दे रखे वो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. नाउ आई टेक अप द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर्स इन दिस लॉ हमारा वही चल रहा है सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2021. इस शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट से रिलेटेड जो 5 तरह की स्कीम्स है उसके बारे में सारे प्रोविजंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. नाउ इन टुडेज क्लास आई विल डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्वेट इक्विटी शेयर गिवन अंडर दिस लॉ. सबसे पहले आपका डेफिनेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. दिस टर्म हैज बीन डिफाइंड. It says that under this law, it says that sweat equity share means sweat equity as defined under section 2 clause 88 of Companies Act 2013. इस लॉ में लिखा हुआ स्वेट इक्विटी का मतलब वही लेना है जो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट में दे रखा है. मतलब अलग से यहाँ पे कोई आपको डेफिनेशन नहीं दे रखी, सीधा इट इज रेफरिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. और सेक्शन 2 क्लॉज 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज दैट, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि स्वेट इक्विटी शेयर्स means equity shares issued by a company to whom? To its directors or employees. How either at a discount, कंपनी या तो डिस्काउंट दे रही है उन शेयर्स की जो बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू उसके ऊपर डिस्काउंट दे रही है, या ये फैसिलिटी दे रही है दैट यू में पे द कंसिडरेशन इन काइंड, कंसिडरेशन अदर देन कैश. कैश में कंसिडरेशन देने की जरूरत नहीं है. Why this kind of privilege is being given by the company to its director employee at the time of issuing the equity share? Because that director employee has provided to the company some kind of know-how, technology, or some kind of rights in the nature IPR. में भी डायरेक्टर का किसी चीज में कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो कंपनी को भी यूज करने की परमिशन दे रहा है. और ही इज एडिंग सम वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम टू कॉल. मतलब किसी भी तरीके से कंपनी में कोई वैल्यू एडिशन करा है. जैसे मान लिया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस भी वैल्यू एडिशन है जिसके थ्रू आप वैल्यू, सारे एम्प्लॉय उतना अच्छे लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से वैल्यू एडिशन. उसके बाद कंपनसेट दैट कंपनी में इशू द स्वेटी. तो कह सकते हैं जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज हैं या जो एम्प्लॉय अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी को दे रहे हैं या कंपनी को आईपीआर में राइट दे रहे हैं, तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय और दो एम्प्लॉय डायरेक्टर हु आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ राइट्स और एसेट्स टू द कंपनी, कंपनी उन्हें कंपनसेट करने के लिए इक्विटी शेयर इशू कर सकती है ईदर एट डिस्काउंट or for consideration other than cash, and those equity share in this context are called as sweat equity share, and this is defined under section 2 clause 88 of Companies Act 2013. अब एक देख रहे हैं ये कंसेप्ट अलग है और जो आपने 5 तरह की स्कीम पढ़ी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन शेयर वो अलग चीज़ है, एंड ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है. लेकिन एक सिंगल लॉ से रेगुलेट, लेकिन उस लॉ के अंदर इससे प्रोविजन अलग दे रखे हैं एंड 5 तरह, इसलिए 5 तरह की स्कीम से रिलेटेड प्रोविजन मैंने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे. और आज की क्लास में हम जो भी बात करेंगे अबाउट द स्वेट इक्विटी शेयर. नेक्स्ट, इस लॉ में क्या प्रोविजन दे रखे हम बाद में आते हैं. व्हाट आर द प्रोविजन गिवन अंडर दिस सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021. बट उससे पहले कंपनीज एक्ट के भी थोड़े से प्रोविजन को हम रिवाइज कर लेते हैं. ऑल्दो कंपनीज एक्ट यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, बट स्टिल सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ क्या प्रोविजन दे रखे रिगार्डिंग द स्वेट इक्विटी शेयर. सेक्शन 2 क्लॉज 88 में तो डेफिनेशन दे रखी है कि स्वेट इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या है. सेक्शन 54 में कुछ प्रोविजन दे रखे टू रेगुलेट द कंसेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर. देखिए, अगर एक अनलिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो उसमें सिर्फ सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट लगेगा. लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो डोंट यू थिंक इन दैट केस सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट तो सारी कंपनी पे लगता है, तो कंपनी का सेक्शन 54 भी लगेगा. इन एडिशन टू दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस लॉ जो अभी हम पढ़ रहे हैं सेबी एम्प्लॉय
शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 ये भी अप्लाई होगा। तो क्योंकि लिस्टेड कंपनी की जब बात करते हैं ये भी लगेगा, तो हम ये भी पढ़ लेते हैं और साथ में विल डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ दीज रेगुलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर मेड बाय सेबी इन द ईयर 2021। कंपनी एक्ट सेक्शन 54 में क्या क्या रिक्वायरमेंट देगा? प्रोवाइड द कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है द शेयर्स मस्ट ऑफ द क्लास ऑलरेडी इशूड। मतलब पहली बार अगर कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है तो आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकते, एंड पहले से इक्विटी शेयर मतलब उस क्लास के शेयर पहले से, मतलब स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली इक्विटी शेयर है। स्वेट इक्विटी शेयर मींस इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट हम उस इक्विटी शेयर को स्वेट इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, बट है तो इक्विटी शेयर ही। तीसरा, पहले से भी इक्विटी शेयर इशू होनी चाहिए। देन इन ऑर्डर टू इशू, नॉर्मली आप जानते हैं हमेशा शेयर इशू कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, बट समटाइम बोर्ड की पावर एब्सोल्यूट होती है, समटाइम सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स। तो ऐसे ही यहाँ पे शेयरहोल्डर के अप्रूवल जो है पासिंग द एसआर, मतलब बोर्ड में इशू द स्वेट इक्विटी शेयर बट सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पासिंग द एसआर। जो शेयरहोल्डर का रेजोल्यूशन पास हो एसआर, उसके अंदर सारी डिटेल्स होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर होंगे, किन को इशू होंगे, उनकी मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, अगर डिस्काउंट 100% कंसिडरेशन नहीं होगी, अगर कंसिडरेशन है तो उसकी डिटेल आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रेजोल्यूशन के अंदर आएगी, जो रेजोल्यूशन जिसके थ्रू शेयरहोल्डर विल ऑथराइज द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर। देन कुछ लिमिट दे रखी है, इन 1 ईयर मैक्सिमम कंपनी 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर्स ऑफ द वैल्यू 5 करोड़ विच एवर हायर टू दिस एक्सटेंड, एक साल में आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। आपकी कंपनी की जितनी पेड अप इक्विटी शेयर है 15% निकाल लीजिए। मान लिया आपकी कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको लेट से 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 15% कितना हो गया? 3 करोड़। 3 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर हायर, तो हायर कौन सा हो गया? 5 करोड़। मतलब 5 करोड़ तक के वैल्यू के आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं इन 1 ईयर। अच्छा, आप हर साल ऐसा करेंगे विच एवर हायर, तो कई साल अगर आप ऐसा करते 1 साल किया फिर बाद में फिर किया, तो क्या बढ़ते बढ़ते वो कंपनी की पेड अप इक्विटी लिखा विच एवर हायर। अच्छा, इसी एग्जांपल में मेरा 15% मान लिया पेड अप इक्विटी 20 करोड़ है, 20 करोड़ का 15% 3 करोड़ है और 5 करोड़ हायर, तो हायर तो 5 करोड़ गया। मान लिया इस केस में कंपनी 4 करोड़ की इक्विटी शेयर इशू करती है, क्या इट इज मोर देन 15%? इट इज मोर देन 15%। तो अगर आप ऐसा करते हैं कर सकते हैं, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो मैक्सिमम स्वेट, ये तो एक बार में इन 1 ईयर, एट एनी गिवन ऑफ टाइम तो मैक्सिमम, मतलब कई बार आपने इशू किया सब मिला के मैक्सिमम इट कैन स्वेट इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है इट कैन गो अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लाइक अगर 20 करोड़ आपकी पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका 25% कितना हो गया? दैट इज द 5 करोड़, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इसमें लिखा अगर वो स्टार्टअप कंपनी है, उस केस में लिमिट चेंज हो जाएगी। उसके अंदर वो स्टार्टअप कंपनी मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पेड अप शेयर कैपिटल है, तो पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस उसका टोटल का 50%, परसेंटेज भी हाई है, और यहाँ पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन ये स्टार्टअप कंपनी को अलाउड है कि आप टू दिस एक्सटेंड मैक्सिमम 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल टू दिस एक्सटेंड आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है, फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब दिस प्रिविलेज हैज बीन गिवन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी टू अ स्टार्टअप कंपनी ओनली फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ, क्या प्रिविलेज है? और कंपनी आपको मैक्सिमम 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी शेयर टू दिस एक्सटेंड मैक्सिमम ऑफ टोटल मिला के स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टअप कंपनी है और आपके पहले 10 साल नहीं बीते फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आप 25% का लिमिट क्या हो जाएगा? 50% की, वो भी 50% पेड अप इक्विटी का नहीं, पेड अप शेयर कैपिटल का, पेड अप इक्विटी प्लस पेड अप प्रेफरेंस। तो डोंट टू थिंक यहां भी फायदा हो गया बड़े फिगर का, और परसेंटेज कितना? 50, लेकिन हमेशा के लिए प्रिविलेज नहीं है, ये प्रिविलेज ओनली फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब 10 साल बीत जाएंगे उसके बाद वो स्टार्टअप कंपनी विल बी ट्रीटेड नॉर्मली लाइक एनी अदर कंपनी। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन, 3 साल का लॉक इन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। इसका एक रजिस्टर कंपनी मेंटेन की फॉर्म SS3, इन फॉर्म SS3 आप जानते हैं जो सेक्शन 54 हम पढ़ रहे हैं अब कंपनीज एक्ट, वो कंपनीज एक्ट के अंदर एक चैप्टर है आपका चैप्टर 4 शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, जिसमें सेक्शंस आपके 43 to 72। तो सेक्शन 54 जो हम पढ़ रहे हैं अभी स्वेट इक्विटी इसी चैप्टर में फॉलो कर रहा है, और इस चैप्टर रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स आप जानते हैं स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर SH। तो यहाँ पे जो रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स का प्रिस्क्राइब फॉर्म का SS3, तो उसमें मेंटेन करना है। फिर ये बोल रहा है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो साथ में सेबी रेगुलेशन सेक्शन 54 तो फॉलो करना, साथ में सेबी रेगुलेशन कौन से? वही जिसके लिए अभी हम जो हम डिस्कस करेंगे, सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, वही फॉलो करना है।
लेकिन अभी बता ना कंपनीज एक्ट प्लस सेबी रेगुलेशन, लेकिन आप अनलिस्टेड कंपनी है तो सिर्फ कंपनीज एक्ट रेड विद द रूल्स आपको पता है इस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसमें जो स्वेट इक्विटी के प्रोविजन वो भी साथ में फॉलो करना है। देखिए एंड ये दीज आर द वेरियस कंडीशन गिवन द सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर बाय कंपनी। अच्छा, जब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो लॉ बोलता है एक तरह देखा जाए ये भी एक प्रेफरेंस, ना ये पब्लिक इशू है, ना ये राइट इशू है, ना ये बोनस इशू है, तो एक तरह देखा जाए ये भी एक तरह से प्रेफरेंशियल इशू है। तो 62(1) यहाँ भी अट्रैक्ट हो, लेकिन क्योंकि आप सेक्शन 54 से रेगुलेट हो रहे हैं, अब वैसे भी 62(1) अगर हम फॉलो करें तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग एसआर, वहाँ भी दिए पड़ते हैं, और यहाँ भी तो एसआर पास हो ही रहा है सेक्शन 54 में। तो बोला आप जो सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली जो स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हैं तो आपको प्रेफरेंशियल इशू या प्रेफरेंशियल ऑफर के जो प्रोविजन दे रखे हैं अंडर कंपनी एक्ट सेक्शन 61(2)(1)(c) वो कंप्लाई करने की होती है, क्योंकि वहाँ जो दे रखा है वो चीज ऑलरेडी सेक्शन 54 में कवर्ड है। वैसे देखा है स्वेट इक्विटी जो टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल इशू के जो एग्जाम्पल हम पढ़ाते हैं सेक्शन 62(1)(c) में, उसमें एक ये भी एग्जाम्पल होता है, लेकिन एक्चुअली जो बात 62(1)(c) में दे रखी टू रेगुलेट द प्रेफरेंस वो ऑलरेडी आपको सेक्शन 54 में भी कवर्ड है, इसलिए उसको साथ में फॉलो करने की होती है। लेकिन इट में भी नोटेड है स्वेट इक्विटी शेयर नॉट कवर्ड इन प्रेफरेंस, मतलब उसमें हम कवर नहीं करते क्योंकि आप इसका इन अदर वर्ड्स when we are company issuing the sweat equity share it is complying with section 54। अगर लिस्टेड कंपनी साथ में सेबी रेगुलेशन आपको साथ में 62(1) कंप्लाई करनी होती है, वो प्रोविजन आपको अट्रैक्ट नहीं होगा। फिर आपको देखा एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, ये आपके रेगुलेशन मैंने बताया अगर आप लिस्टेड कंपनी है, अगर एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है एंड इट प्रपोजेस टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स टू इट्स डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, तो उस केस में इसको कंपनी जाके सेक्शन 54 तो फॉलो करना है, वो वहां भी आता, प्लस साथ में सेबी रेगुलेशन 2021 जो भी हम पढ़ रहे हैं ये भी फॉलो करना है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड कंपनी में स्वेट इक्विटी इशू करें तो आपको सिर्फ सेक्शन 54 प्लस रूल्स ऑफ चैप्टर 4 रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द रूल्स वो फॉलो करना है। लेकिन आपको ये भी है कि अगर मान लिया आप पहले एक कंपनी है लेट्स से वाई लिमिटेड, ये स्वेट या अनलिस्टेड कंपनी है, इसने पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया इन कंप्लायंस विद सेक्शन 54 रेड विद द रूल्स ऑफ चैप्टर 4 रेलेवेंट प्रोविजन द रूल्स। बाद में कंपनी आईपीओ ला रही है, पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया सेक्शन 54 पर लगे रूल्स, वहां पे तो कोई सेबी रेगुलेशन लगे नहीं, अब आप आईपीओ ला रहे हैं, आईपीओ का क्या इनिशियल पब्लिक क्या लिस्टेड हो जाएगी। अच्छा, मैंने कंसेप्ट पहले कई जगह बताता हूं, जब आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर तो लिस्ट होते ही हैं, पास्ट में भी जो शेयर आपने इशू किए थे चाहे किसी भी तरीके से उसकी भी लिस्टिंग होती है, और आईपीओ लाने के बाद फ्यूचर में आप जितनी तरह के कोई भी तरीके से शेयर नए अलॉट करेंगे उसकी भी लिस्टिंग होगी, तो क्या इसकी भी लिस्टिंग होगी जो शेयर आपने पास में आपने, तो जब आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए थे व्हेन यू अनलिस्टेड कंपनी तब आपके सेबी रेगुलेशन नहीं लगा था, लेकिन बाद में अगर आप आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर की लिस्टिंग कराएंगे, इन शेयर की भी लिस्टिंग कराएंगे, एंड उसके लिए आप कौन से लॉ के अकॉर्डिंग लिस्टिंग, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018, ये आपको एप्लीकेबिलिटी में दे रखा है, मैं वो पढ़ता हूं। सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 आर एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड कंपनी एप्लीकेबल है which are issuing sweat equity shares and are required to comply with the provision of same, आप पे अप्लाई होगा, आपको इसके प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। A listed company may issue sweat equity in accordance with section 54 of company and these regulation, that is they SEBI, to when it is issuing the sweat equity share to directors and employee. It may be noted that these regulations are not applicable to unlisted company, अगर unlisted company sweat equity share issue करे तो फिर इसको अप्लाई नहीं होगा, खाली वहां पे कंपनी जाके प्रोविजन लगेंगे। However, unlisted company coming out with an IPO, कोई अनलिस्टेड कंपनी लेट्स से वाई लिमिटेड आईपीओ ला रही है और पास में आप स्वेट इक्विटी शेयर ला चुके हैं एंड सीइंग द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑन द स्टॉक है, ऑब्वियसली आप आईपीओ लाएंगे तो उसकी लिस्टिंग कराना मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट। पर्सुएंट टू द इशू ऑफ, मतलब पहले आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर चुके हैं फिर आप आईपीओ ला रहे हो और इसकी लिस्टिंग कराएंगे एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो क्या इसकी भी लिस्टिंग होगी किसके अकॉर्डिंगली, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, उसको कंप्लाई करते हुए आपको इसकी भी लिस्टिंग करानी। मैं बता रखा है आईपीओ जब लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर उससे पहले पास, पहली बार लिस्टिंग जब होती है जो आईपीओ लाते हैं तो आईपीओ वाले शेयर आईपीओ से पहले पास में जो आपने डिफरेंट तरीके से शेयर लौट के उसकी भी लिस्टिंग होगी, और उसके बाद आप किसी भी तरीके से शेयर इशू करें चाहे बाय वे पब्लिक इशू, एफपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू, बोनस इशू, कुछ भी, उस सब की भी स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप, सबकी क्या करनी पड़ेगी लिस्टिंग। एक वंस यू बिकम लिस्टेड बिकॉज आईपीओ, आफ्टर दैट आप जब भी नया शेयर लिस्टेड, इससे बोलते हैं कंपनी लिस्टेड नहीं होती, कंपनी की सिक्योरिटी लिस्टेड होती है। सब चीजें एलओडीआर रेगुलेशन जो टॉपिक पढ़ते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट में, उसको स्टार्टिंग में सब चीजें डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट आपका अब आपके प्रोविजन स्टार्ट हो रहे हैं ऑफ दीज रेगुलेशंस।
प्रोविजंस एप्लीकेबिलिटी मैंने बता दी, प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2000, उसके प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय इन रिलेशन टू स्वेट इक्विटी शेयर्स। हम लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, मान लिया एक लिस्टेड कंपनी एक्स लिमिटेड, इट प्रपोजेस टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको इशू कर सकती है? अपने एम्प्लॉयज को एंड डायरेक्टर्स को, जो जिन्होंने कंपनी को कुछ दिया है, कोई नो हाउ, टेक्नोलॉजी, आईपीआर या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से वैल्यू एड किया या किसी भी तरीके से वैल्यू एडिशन किया है, तो उसे कंपनसेट करने के लिए कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है। तो यहाँ एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एम्प्लॉय को इशू करें। एम्प्लॉय का मतलब कोई भी एम्प्लॉय इस कंपनी का, चाहे वर्किंग इन इंडिया और अब्रॉड, कंपनी का कोई भी डायरेक्टर भी इसमें कवर होगा, चाहे वेदर इज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर। इट मीन्स when the company proposes to issue sweat equity share in accordance with these regulations, आप लिस्टेड कंपनी है तो आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने इशू कर सकते हैं, चाहे एम्प्लॉय इंडिया में काम करो चाहे इंडिया के बाहर। एंड किसी भी डायरेक्टर को इशू कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टर आपको पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम। देखिए फॉर द पर्पस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर द टर्म एम्प्लॉय मींस, एम्प्लॉय को इशू कर, एम्प्लॉय का मतलब क्या है? एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्क इन इंडिया और अब्रॉड, और अ डायरेक्टर द कंपनी वेदर होल टाइम डायरेक्टर और पार्ट टाइम और नॉट, और नॉट होता पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम से कोई मतलब नहीं है। ये सब एम्प्लॉइज का मतलब इन सबको कंपनी स्वेट इक्विटी इशू कर सकती है अगर उन्होंने कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की या कोई वैल्यूएडिशन की या कंपनी को कुछ दिया है, तो टू कंपनसेट दैट कंपनी में इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो एम्प्लॉय को इशू, एम्प्लॉय का मतलब क्या है वो आपको दे दिया। नेक्स्ट मैक्सिमम क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये जो टॉपिक है मैक्सिमम क्वांटम स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये ऑलरेडी हमने सेक्शन 54 में पढ़ा, लेकिन इसमें और थोड़ा सा जो सेक्शन 54 में दे रखा है एंड यहां जो सेबी रेगुलेशन 2021 है वो थोड़ा सा वेरिएशन है, थोड़ा सा वो देखिए मैं क्या बताता हूं। ये बोल रहा है जनरल रूल क्या है? इन वन फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, बस इतना लिखा हुआ है। अच्छा सेक्शन 54 में कहता है और द शेयर्स ऑफ द इश्यू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ विच हैव हायर, वो यहां लिखा हुआ। इन टोटल मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सेम है जो वहां था सेक्शन 54 में, यहां पे। अच्छा वहां पे पढ़ा था हमने कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 करोड़ वाली बात अगर आप लिस्टेड कंपनी फिर वो अप्लाई मत करना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी वो भी फॉलो करना है, ये भी फॉलो करना है, तो जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन आपको वो ऑब्वियसली वो चलाना पड़ेगा। अच्छा ऐसे प्रोविजन फॉलो करो जिससे कि उसका वायलेशन ना हो, इसका भी वायलेशन हो, इसका जो ज्यादा स्ट्रिंजेंट है वो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लिखा विच है हायर, तो आप हायर मत जाइए। अच्छा एग्जाम्पल लेते हमारी कंपनी की पेड अप इक्विटी 20 करोड़ है, 20 करोड़ 15% कितना हो गया? 3 करोड़। अच्छा उसके हिसाब से तो आप 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं, लिखा ना और 5 करोड़ विच है हायर। लेकिन अगर आप 3 करोड़ से ऊपर गए तो क्या इसका वायलेशन हो जाएगा? यहाँ तो खाली लिखा हो 15%, इसका मतलब यहाँ 3 करोड़ तक ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इस एग्जांपल में 3 करोड़, क्योंकि क्या करेंगे तो कंपनी मान ली 4 करोड़ कर रहे हैं तो कंपनी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा। और आपको दोनों फॉलो करना है व्हेन यू आर लिस्टेड कंपनी। इसका मतलब 3 करोड़ तक करेंगे तो वो भी फॉलो हो रहा है, ये भी फॉलो हो रहा है, वहां भी 3 करोड़ तो अलाउड ही है, 5 करोड़ तक भी जा सकते थे उस एग्जाम्पल में, लेकिन आप 3 करोड़ भी करें तो वो वायलेशन तो है नहीं। तो इसका तो वही रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा के एंड इस तरह के निकालें, क्योंकि थोड़ा सा। और मेरी जो समझ है ये कंपनीज एक्ट के जो रूल्स में जो प्रोविजन दे रखे हैं या एक्ट में जो प्रोविजन दे रखे हैं और ये रेगुलेशन जो अभी सेबी के नए बने 2021 में, जो एक इनकंसिस्टेंसी आ रही है कि यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग लिखा हो वहाँ कुछ और, तो हो सकता है फ्यूचर में इन रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट के सेक्शंस और उसके रूल्स को, रिलेटेड रूल्स को आपको वहाँ पे अमेंड वगैरह किया जाए, तो जिससे कि आपको सिंक्रोनाइज दोनों को मैच कराया जाए, क्योंकि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी आ रही है। लेकिन जब तक नहीं होता तो एज पर द इंटरप्रिटेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन लॉ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करेंगे। एंड अभी इस एग्जांपल में उसके हिसाब से सेक्शन 54 के हिसाब से तो अगर 20 करोड़ की पेड अप इक्विटी कैपिटल 5 करोड़ तक जा सकते हैं, इसके हिसाब से 3 करोड़ तक ही जा सकते हैं, तो देखा 3 करोड़ तक ही रखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद बोथ द प्रोविजंस ऑफ लॉ। टोटल वाली बात दोनों में सेम है। अच्छा फिर वहां था हाउएवर, एक्सेप्शन जो था वहां पे क्या था? स्टार्टअप कंपनी। यहाँ एक्सेप्शन स्टार्टअप कंपनी नहीं है, सिमिलर कंसेप्ट है, कंपनी विच सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं कंसेप्ट इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए है, कंपनी जिनके सिक्योरिटी कहां लिस्टेड है? इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे, आईजीपी पे। वो चाहें तो मैक्सिमम 50% ऑफ इट्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तक स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं
एंड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो यहाँ पे इसमें उसमें क्या फर्क आ गया, वहां पे स्टार्टअप कंपनी बोल रहे थे, यहाँ बोले कंपनी विच आर लिस्टेड इनोवेट, तो थोड़ा सा फर्क है। वैसे यहाँ पे लिस्टेड वही होती है जो नॉर्मली स्टार्टअप होती है, और वहां 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल था, यहाँ 50% ऑफ पेड अप इक्विटी है, ये भी फर्क आ गया। ठीक है, ये 10 years वाली बात सेम है। इसका मतलब आपको दोनों प्रोविजन का ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन यू आर लिस्टेड कंपनी। देखिए मैं पढ़ देता हूं, अ कंपनी शैल नॉट इशू स्वेट इक्विटी शेयर ऑफ मोर देन 15% ऑफ एक्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी कैपिटल इन अ ईयर। ठीक है, आ गया। हाउएवर द इश्यूएंस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इन द कंपनी शैल नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी एट एनी टाइम, मतलब सब मिला के ये मैक्सिमम, ये तो जनरल रूल हो गया। अब एक्सेप्शन, इट में भी नोटेड कंपनी लिस्टेड इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, नॉर्मली स्टार्टअप कंपनी होती है, शैल बी परमिटेड टू इशू नॉट मोर देन, अच्छा इसके लिए ये वाली लिमिट सेम है, नॉट मोर देन 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर इन फाइनेंशियल, एक साल में, तो वही ये वाली लिमिट है सेम। टोटल वाली लिमिट में एक्सेप्शन आ गया, सब्जेक्ट टू ओवर लिमिट नॉट एक्सीडिंग 50%, नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ पेड अप इक्विटी, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। इसका तो ये वाली बात सेम है, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप इक्विटी है, एंड थोड़ा सा फर्क है। एंड जो मेरी समझ है, क्योंकि ये नए रेगुलेशंस आए हैं और कंपनी एक्ट रूल्स के अंदर पुराने प्रोविजन है, हो सकता है कि इन ऑर्डर टू अलाइन द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट द रूल्स, हो सकता है बाद में अमेंडमेंट है अलाइन विद दिस रेगुलेशन मेड बाय सेबी, तो 2021 में नए रेगुलेशन आए। तो अभी जब तक इनकंसिस्टेंसी है तो आपको रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगा के एंड आपको अपने आप आंसर निकाले कि साहब क्या करना। जैसे यहाँ पे इसके हिसाब से 20 करोड़ की पेड अप इक्विटी कैपिटल है, तो इसके साथ 3 करोड़ से ज्यादा का नहीं इशू कर सकते इन वन फाइनेंशियल ईयर। कंपनी एक तरह 5 करोड़ तक कर सकते हैं, लेकिन हम रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगाए और आंसर क्या गया, 3 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्पेशल रेजुलेशन, अभी पढ़ा था कि साहब जब भी कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली नहीं इशू कर सकते, दे नीड द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स, और शेयरहोल्डर विल ऑथराइज द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर बाय पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन। तो उस स्पेशल रेजुलेशन के बारे में देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजुलेशन अंडर सेक्शन 54 अकाउंटिंग आई गया, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ, अच्छा रहिए, इसके लिए एक जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग का नोटिस आएगा। अच्छा उस नोटिस में ये जो प्रपोजल है शेयरहोल्डर से अप्रूवल लेना बाय पासिंग एसआर ऑथराइजिंग द बोर्ड टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर, क्या स्पेशल बिजनेस है? आप जानते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस 4 ही होते हैं। अच्छा स्पेशल बिजनेस तो क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगा, तो उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन वो देखिए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द नोटिस टू शेयरहोल्डर, बोर्ड ही नोटिस भेजेगा जनरल मीटिंग का, shall send additional information for approving the issuance of sweat equity share and shall inter alia contain the following, मतलब बेसिकली जो कंपनी के हिसाब से एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आना चाहिए वो तो आएगा ही, बट एज पर दीज रेगुलेशन आपके एक्सप्लेनेटरी ये सब इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, सो दैट शेयरहोल्डर्स कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। बोर्ड हैज टू इंश्योर कि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में आ रही है। क्या क्या? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एज स्वेट इक्विटी, द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, the value of the intellectual property rights or technical know-how other value addition to be received from the employee director along with actually जो एम्प्लॉय कंपनी को नो हाउ दे रहा है या आईपीआर दे रहा है या और कोई वैल्यू दे जिसके बदले में कंपनी से क्या उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए कि साहब उसकी वैल्यू कितनी जो वो कंपनी को दे रहा है, क्या उसी वैल्यू के बराबर उसको क्या मिलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर, एंड साथ में वैल्यूएशन रिपोर्ट जिसमें आपने वैल्यूएशन किस बेसिस वैल्यूएशन कराया, द नेम ऑफ द एम्प्लॉय जो डायरेक्टर और प्रमोटर टू होम द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड एंड द रिलेशनशिप विद द कंपनी, किन किन को उसको नाम और वो कंपनी के डायरेक्टर है या एम्प्लॉई या प्रमोटर हुआ सब आएगा। कंसिडरेशन टू पेड, अच्छा डिस्काउंट कंपनी दे रही है, जैसे मान लिया एक कंपनी के डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने कंपनी को कोई नो हाउ दिया, उसकी वैल्यूएशन कराई कि साहब उसकी वैल्यूएशन 8 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, और कंपनी उसको मान लिया आपको 20 करोड़ के शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी बोल सकती है 20 करोड़ के शेयर इशू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, लेकिन आपने हमें 5 करोड़ का नो हाउ दिया। ऐसा करते हैं कि 5 करोड़ की कंपनसेट करने के लिए हम 25% का डिस्काउंट देते हैं, इसका तो 20 करोड़ के शेयर इशू करें, 25% डिस्काउंट दिया, 20 करोड़ का 25% कितना 5 करोड़, आपको 20 करोड़ की चीज हम दे रहे हैं लेकिन आप 15 करोड़ पे कीजिए, तो कंसिडरेशन 15 करोड़ तो पे करना पड़ेगा, डिस्काउंट दे दिया क्या वो डिस्काउंट का जो अमाउंट है 5 करोड़ क्या आपको इट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द नो हाउ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टर टू द कंपनी। नेक्स्ट तीसरा जो 15 करोड़ कंसिडरेशन जैसे एग्जांपल लिया हुआ आ जाएगा, द प्राइस एट विच द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी इशूड, वही 25% डिस्काउंट एंड ऑल दैट, ठीक है। सीलिंग इन मैनेजरियल रेम्युनरेशन व्हिच विल अफेक्टेड बाय इशूइंग, अभी एक प्रोविजन पढ़ाऊंगे स्वेट इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करती है स्पेशली कंपनी को जो डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टर्स की स्वेट इक्विटी शेयर का जो बेनिफिट उसको मिल रहा है वो भी उसकी रेम्युनरेशन में माना कंसिडर होगा इन सर्टेन केसेस, नॉट ऑलवेज बट इफ सर्टेन कंडीशन फुलफिल्ड वो माना जाएगा वो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट है, तो उसकी मैनेजरियल रेम्युनरेशन में क्या इंपैक्ट है ये डिटेल भी स्टेटमेंट में आपको आएगा।
A statement to the effect the company shall conform to the accounting policy as specified by SEBI. SEBI ने जो accounting policy दे रखी in relation to issue of sweat equity share, उसका एक statement आएगा कि साहब company will comply with those accounting policy, company we hereby declare कि हम वो accounting policy follow करेंगे. अच्छा, जब भी कभी नया शेयर इशू करेंगे, अच्छा EPS कैसे कैलकुलेट, अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. तो कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेगी तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो सेम है और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे क्योंकि स्वेट इक्विटी शेयर इशू होने से. तो जब न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो क्या ईपीएस घट जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा. तो पहले ईपीएस कितना था, बिकॉज ऑफ इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस. वो सब इन्फॉर्मेशन में स्टेटमेंट मानी चाहिए. डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर pursuant to the issue of securities to be calculated in accordance with accounting standards specified by central government. अब कुछ अलग से बात रखी, देखिए मान ली कंपनी एक्स लिमिटेड वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है टू दोज एम्प्लॉइज हु आर पार्ट ऑफ प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप. वो कंपनी के प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के पार्ट है, ऐसे एम्प्लॉय को आप स्वेट इक्विटी शेयर कर रहे हैं. तो ऐसे केस में लॉ बोलता है शेयरहोल्डर की जो अप्रूवल चाहिए एसआर की जगह ओआर चल जाएगा. कई बार एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स व्हेन द स्वेट इक्विटी शेयर्स आर बीइंग इशूड बाय दोज एम्प्लॉई हु आर पार्ट ऑफ प्रोमोटर ग्रुप. तो उसमें फिर एसआर नहीं ओआर चाहिए, एसआर की रिक्वायरमेंट जो भी पड़े उसकी जगह ओआर. फिर ये बोल रहा है अच्छा हम लिस्टेड कंपनी की बात करें तभी तो ये रेगुलेशन लगेगा. अच्छा लिस्टेड कंपनी पे सेक्शन 108 लगता है, पोस्टर बैठ के प्रोविजन लगते हैं. ये बोला कि साहब उस केस में ये ओआर पास होगा तो इसमें आपको शेयरहोल्डर शुड बी गिवन द फैसिलिटी टू वोट बाय पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिक मींस वोटिंग बाय सेक्शन 108 ऑफ कंपनी एक्ट पढ़ते हैं या पोस्टल बैलेट सेक्शन 110 110 उसके हिसाब से वोटिंग का राइट देना है. तो लिस्टेड कंपनी की बात करें हम, ठीक है. प्लस जब ये ओआर प्रपोज होगा एंड आप ऐसे वोटिंग फैसिलिटी देंगे, वो शेयरहोल्डर जो कंपनी के प्रोमोटर पार्ट है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. वो शेयरहोल्डर जो कंपनी के प्रोमोटर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि बायसनेस एलिमेंट ऑफ बायसनेस आ जाएगी, ठीक है. एंड फिर ये बोल रहा है कि सर स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी जब उसका एसआर पास जो भी रेजोल्यूशन पास होता है जनरल रूल है, इसकी वैलिडिटी जो रेजोल्यूशन पास होता है फॉर द पर्पस इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स की होती है. मतलब उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे एसआर या ओआर जो भी है, एसआर जनरली बट इन दिस केस प्रोमोटर ओआर, इसकी वैलिडिटी 12 महीने की है. इसका मतलब क्या हुआ 12 महीने तक आप उस रेजोल्यूशन के बेसिस स्वेट इक्विटी कई बार इशू कर सकते, बट उसके बाद आप नहीं इशू कर सकते ऑन द बेसिस दैट रेजोल्यूशन. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स. और आपको हर बार जब आपके 12 महीने बीत जाएंगे और यू वांट टू कंटिन्यू टू इशू स्वेट इक्विटी शेयर फर्दर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ, दोबारा से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मे बी एसआर और मे बी ओआर. देखिए मैं वो पढ़ता हूं. इट मे बी नोटेड दैट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर टू एम्प्लॉइज, कैसे एम्प्लॉइज who belong to promoter group shall be approved by our resolution. खाली resolution वर्ड लिखा, इसका मतलब क्या हुआ बता देना, जहां nothing is specified, passed by simple majority लिखा भाई, resolution passed by simple majority of the shareholders in general meeting, मतलब OR की बात कर रहा है. Provided that for passing such a resolution, voting through postal ballot section 110 and oblique or e-voting as specified under companies, आप जानते हैं ये सब आपको चैप्टर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो चैप्टर 7 है उससे रिलेटेड एंड उससे जो रूल्स हैं एज स्पेसिफाइड अंडर कंपनी विद इन ब्रैकेट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2040 जो चैप्टर 7 है शैल आल्सो बी अडॉप्टेड. कोई लिस्टेड कंपनी की बात करें, प्रोवाइडेड फर्दर द प्रोमोटर ग्रुप शैल नॉट पार्टिसिपेट. अरे कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग जो कंपनी के शेयरहोल्डर भी हैं ऑब्वियसली होंगे, वो शेयरहोल्डर जो प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट है वो इस ओआर में पार्टिसिपेट वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि द एलिमेंट ऑफ बायसनेस कैन बी देयर. फिर इट में फर्दर बी नोटेड ईच इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वोटेड बाय सेपरेट रेजोल्यूशन. फॉर द पर्पस ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 12 मंथ्स. मतलब जो दिन रेजोल्यूशन पास हुआ एसआर या ओआर उसको 12 महीने के लिए वैलिड है, 12 महीने तक आप उसके बेसिस पर मल्टीपल टाइम्स स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं. लेकिन एक बार आपको 12 महीने बीत गए उसके फिर आपको इशू करना है तो नया रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. नया रेजोल्यूशन पास करने में भी एसआर और ये वाला केस है तो ओआर. नेक्स्ट है प्राइसिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. यहां में एक चीज आपको ध्यान सुनिएगा, जब एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 54, लेकिन कंपनी एक्ट का सेक्शन 62(1) से हमने मना कर दिया था कि जो रिक्वायरमेंट यहां दे रखी वो ऑलरेडी यहां कवर्ड है.
ये मना कर दिया कि 60 to 1 से, ये स्टार्टिंग बताया था। अच्छा, लिस्टेड कंपनी है तो साथ में दीज रेगुलेशन सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 जो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, ये फॉलो करना है। साथ में प्राइसिंग और एक लॉक इन पढ़ाऊंगा, और ये दोनों लॉक इन, प्राइसिंग भी यही एक बार लिख देते, लॉक इन ऑन स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये दोनों के बारे में यहां क्या लिख दिया, इस रेगुलेशन में क्या लिख दिया, इस रेगुलेशन में क्या लिख दिया, लग रहा है इस पे वही प्रोविजन लगेंगे जो सेबी प्राइसिंग और लॉक इन के, जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में दे रखे हैं 2018 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स बट अदर देन क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ बायर को छोड़ के। किसी और को अगर प्रेफरेंशियल इशू करते हैं तो वहां पे प्राइसिंग और लॉक इन के प्रोविजन पढ़ते हैं वहां प्राइसिंग और लॉक इन के, तो वही सेम प्रोविजन यहां लग जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे अंडर द सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021 यहां पे अलग से प्राइसिंग एंड लॉक इन ऑफ स्वेट इक्विटी का प्रोविजन नहीं दे रखे। राधे यहां क्या लिख दिया कि जो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में प्रोविजन दे रखे हैं फॉर प्राइसिंग एंड लॉक इन, किसके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू एनी पर्सन अदर देन क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ बायर, उससे कॉन्टेक्स्ट में जो प्राइसिंग लॉक इन के प्रोविजन आईसीडीआर रेगुलेशन में दे रखे हैं वही वाले प्रोविजन लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है, पूरा सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन का प्रेफरेंशियल इशू का प्रोविजन नहीं लगा रहे, पूरा नहीं लगा रहे। प्रेफरेंशियल इशू में तो वहां पे और भी बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं सारे, सिर्फ उसमें से एक पोर्शन उठा रहे, कौन सा, प्राइसिंग और लॉक इन। इट मीन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में जो प्रेफरेंशियल इशू का प्रोविजन दे रखे हैं टू रेगुलेट दैट, उसमें जो सिर्फ प्राइसिंग और लॉक इन वाला प्रोविजन है वो सेम एजिडी प्रोविजन हम यहां भी यूज करेंगे, एंड यहां अलग से प्रोविजन नहीं दे रखे। देखिए क्या लिखा हो, द प्राइस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर shall be determined in accordance with the pricing requirements stipulated for a preferential issue to a person other than qualified institutional buyer under the SEBI ICDR regulation। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके ICDR regulation 2018 में प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग हाउ टू प्राइस द प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर टू अ पर्सन अदर देन QIB, सेम प्रोविजन हम यहां भी लगेंगे और उसी रेट की, उसी हिसाब से हम प्राइसिंग करेंगे व्हेन आर लिस्टेड कंपनी इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर, व्हेन द लिस्टेड कंपनी इशूइंग द स्वेट इक्विटी शेयर। और आपको प्रोविजन अगर ध्यान नहीं तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूं, वहां एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये आपकी जनरल मीटिंग हुई जहां पे ये SR पास हुआ या OR पास हुआ। इस जनरल मीटिंग से 30 डेज पीछे जाए, 30 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, पीछे आ गए, इस डेट को बोलेंगे रेलेवेंट डेट, इस डेट को बोलेंगे रेलेवेंट डेट। फिर इसमें दे रखा है, ये सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बता रहा हूं आपको, थोड़ा रिकैप करा देता हूं, आपको ध्यान नहीं अगर नहीं आ रहा तो। दो चीजें हैं इस रेलेवेंट डेट से पिछले 26 वीक, 26 वीक प्रीसीडिंग द रेलेवेंट डेट, इसमें एवरेज ऑफ द वीकली हाई एंड लो ऑफ द वॉल्यूम एटेड एवरेज प्राइस, मान लीजिए प्राइस P1 आ रहा है और ऐसे इस रेलेवेंट डेट से पिछले 2 वीक का average of the weekly high and low of the volume weighted average price of the equity shares of the company during 2 weeks preceding the relevant date। सब preceding the relevant date पहले निकालना है, उसके पीछे 2 वीक का average of the weekly high and low, ठीक है, of the volume weighted price, और 26 वीक का average of the average of the weekly high and low of the volume weighted price। ये मान ले P1 है, ये P2 है, 2 वीक्स वाली फिगर P2 है, P1 इसका एवरेज, ये एवरेज P1 है, ये एवरेज P2 है। इन दोनों में जो भी हायर है उससे कम रेट पे कंपनी कैनॉट इशू द कैनॉट प्राइस द प्रेफरेंशियल इशू। दोनों में से भी जो हायर है वो मिनिमम प्राइस होगा जिस पे आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यहां हमने लिख दिया कि जो प्रोविजन आपको सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 में दे रखे हैं रिलेटिंग टू द इशू ऑफ प्रेफरेंस बाय रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर बाय वे ऑफ प्रेफरेंस इशू टू अ पर्सन अदर देन QIB, सेम प्रोविजन यहां भी अप्लाई होंगे, और जो लॉक इन के प्रोविजन वहां दे रखे वही लॉक इन प्रोविजन यहां पे। इसका मतलब अलग से कुछ भी नहीं, अलग से कुछ भी यहां पे नहीं। देखिए, और मैंने प्रोविजन बता भी दिया क्या वहां पे प्राइसिंग क्या प्रोविजन दे रखे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक चीज देखिए,
एक कंपनी एक्स लिमिटेड, इसका कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉय कंपनी को कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो क्या जितने की उसकी वैल्यू है उसके हिसाब से तो कंपनी सर्टिफिकेट इशू करेगी, तो इसके लिए क्या इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बोला इसकी वैल्यूएशन कोई मर्चेंट बैंक का करेगा। अच्छा, मर्चेंट बैंक का रजिस्टर भी सेबी, यू नो दैट्स वन ऑफ द कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरी। अच्छा, मर्चेंट बैंक का वैल्यूएशन करने में किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या वैल्यूअर्स की मदद ले सकता है, क्योंकि उसको हो सकता है जिस चीज से रिलेटेड वो राइट, जैसे मान लिया कोई पेटेंट रिलेटिंग टू इन सम ड्रग्स, क्या ये फार्मा इंडस्ट्री की बात होगी। अब ये पेटेंट आपको प्रोवाइड करा डायरेक्टर एम्प्लॉय टू द कंपनी इन सम ड्रग्स, क्या फार्मा इंडस्ट्री एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है मर्चेंट बैंकर, वैल्यूअर्स की हेल्प ले सकता है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट चार्टेड प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट भी लेगा, इसने जो वैल्यूएशन की इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड अकॉर्डिंग विद द अकाउंटिंग पॉलिसी। देखिए क्या लिखा, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिस रिगार्ड वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द वैल्यूएशन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और द नो, मतलब जो भी डायरेक्टर एम्प्लॉय कंपनी को प्रोवाइड कर जिसके बदले में कंपनी सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और अदर वैल्यू एडिशन जो भी उसने कंपनी को प्रोवाइड किया है। मेंशन रूल 8 ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल तो चैप्टर 4 सेक्शन 54 आप जानते हैं। शैल बी केयर हु विल डू द वैल्यूएशन, मर्चेंट बैंकर। द मर्चेंट बैंकर में कंसल्ट सच एक्सपर्ट्स एंड वैल्यूअर्स एज ही डीम फिट हैविंग रिगार्ड टू द नेचर इंडस्ट्री, जैसे बनता है ये फार्मा कंपनी, एंड द नेचर प्रॉपर्टी, मतलब जिस इंडस्ट्री रिलेटेड है, जिस प्रॉपर्टी से नेचर है उससे रिलेटेड, और अदर वैल्यू एडिशन उससे रिलेटेड वो एक्सपर्ट्स और आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या वैल्यूअर की मदद ले सकता है व्हाइल डूइंग द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करिए खुद, बट यू कैन टेक द हेल्प ऑफ appropriate experts and the valuers. The merchant banker shall also obtain a certificate from an independent chartered practicing chartered accountant that इस बात का सर्टिफिकेट that the valuation of the property has been done by merchant banker in accordance with the relevant accounting standard. इस साथ क्या वो practicing chartered accountant जिसको engage करेंगे, क्या वो एक ऑडिट करेगा, वो चेक करेगा इस मर्चेंट बैंकर ने जो वैल्यूएशन की है एक एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वो सेटिस्फाइड है तो इस बार का सर्टिफिकेट देगा दैट एक्चुअली गिव्स अ सेटिस्फेक्शन कि साहब जो वैल्यूएशन मर्चेंट बैंकर ने की है दैट इज फेयर एंड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेट्स से देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड and A is some employee or director of the company. A कंपनी को कुछ दे रहा है और उसके बदले में कंपनी उसको सर्टिफिकेट इशू करे टू कंपनसेट दैट। जो ये दे रहा है वो अगर कोई डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट्स है, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट या अमोर्टाइजेबल एसेट, जैसे अगर ये नो हाउ दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्या ये आपको एक अमोर्टाइजेबल एसेट है? या ये कंपनी को कोई इमोल प्रॉपर्टी दे रहा है, जैसे अपने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग दे रहा है कि आप इससे ऑफिस चला सकते हैं, क्या ये डेप्रिसिएबल एसेट है? ये अगर कंपनी को मान लिया आईपीआर में राइट दे रहा है, क्या ये अमोर्टाइजेबल एसेट है? इस तरह। लेकिन मान लिया अगर ये कंपनी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्या ये कोई अमोर्टाइजेबल या डेप्रिसिएबल एसेट? नो। तो दो केस हो गए। एक कंपनी को ये जो दे रहा है जिसके बदले में कंपनी सर्टिफिकेट है वो क्या है? तो अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स है या अमोर्टाइजेबल, जैसे बनता है आईपीआर, नो हाउ, ये अमोर्टाइजेबल एसेट है। ये कोई लैंड बिल्डिंग कंपनी को प्रोवाइड करे जहां से कंपनी ऑपरेट कर सकती है, वो डेप्रिशिएबल एसेट है। तो देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ऐसा केस है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? ये कंपनी के बैलेंस शीट में आपको उसका इफेक्ट आएगा। बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे आएगा? देखिए, ये मान ली कंपनी की बैलेंस शीट है, जब स्वेटिक्विटी शेयर कंपनी इशू रही तो क्या बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ेगी? और जो ये अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट क्या इधर आएगा एसेट साइड में, तो क्या यहाँ पे एसेट बढ़ जाएगा? क्या बैलेंस शीट मैच कर जाएगी? लेकिन जो वो कंपनी को प्रोवाइड करा वो एम्प्लॉय डायरेक्टर, अगर वो डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, तो उसको उसका इफेक्ट कैसे करेंगे? देन बोला कि अगर इट इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, तो उस केस में क्या होगा? फिर वो कंपनी के पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट होगा। इट विल एक्सपेंस इन द पीएनएल अकाउंट। अच्छा, जब एक्सपेंस होगा तो क्या प्रॉफिट घटेगा? जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे कि जो आपने स्वेट इक्विटी शेयर की उसको एक्सपेंस ट्रीट करोगे, इट विल एक्सपेंस, इसका एक्सपेंस ट्रीट करोगे, तो एक्सपेंस करोगे तो क्या प्रॉफिट घट जाएगा?
अच्छा, कंपनी की फिर इस केस में बैलेंस शीट बनाते हैं, एसेट साइड में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन जो आपने एक्सपेंस ट्रीट कर दिया इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर को, तो प्रॉफिट घट गया। तो प्रॉफिट घटा और वो प्रॉफिट कहां जाता है, बैलेंस शीट में ऑन द लायबिलिटी साइड। तो प्रॉफिट, अगर ये एक्सपेंस नहीं डालते तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, लेकिन आपने एक्सपेंस डाल दिया जो स्वेट इक्विटी शेयर, तो प्रॉफिट घट गया। इसका मतलब कैपिटल बढ़ गई, प्रॉफिट घट गया, क्या ऑन द सेम साइड, क्या बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी। मैं थोड़ा सा ये सब चीज बता दूं, उसको आपको पता होगी किस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। देखिए, विद स्वेट इक्विटी शेयर इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, इसका मतलब क्या है, वो कंपनी को, आपको जो एम्प्लॉई है डायरेक्टर कैश नहीं दे रहा, वो कुछ ही और दे रहा है, नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब कंपनी को ही इज नॉट गिविंग द कैश। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड, जो भी वो दे रहा है आपको, ठीक है, लिखा ना, कंपनी में गिव दैट फैसिलिटी कि आप डिस्काउंट पे शेयर या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है। सच नॉन कैश कंसिडरेशन शैल बी ट्रीटेड इन द फॉलोइंग मैनर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी, वे दैट नॉन कैश, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंडरलाइन दिस नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, तो ये पूरा है उसी से रिलेटेड नॉन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ नॉन कैश कंसिडरेशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। When such the non-such cash consideration takes the form of depreciable or amortizable asset, ये वाला केस, then it shall be carried to the balance sheet of company in accordance with the relevant accounting standard। बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट हुआ मैंने बता दिया, इधर एसेट बढ़ जाएगा, इधर कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर बोला where the above clause is not applicable, इसका मतलब क्या है, अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन जो एम्प्लॉय डायरेक्टर दे रहा है वो अगर डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट नहीं है, तभी तो पहला क्लॉज नहीं लगेगा। देन इट शैल बी एक्सपेंस, इसमें एक्सपेंस का मतलब उसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। कहाँ एक्सपेंस ट्रीट होगा, पीएनएल अकाउंट में, क्या उससे प्रॉफिट घटेगा, अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो प्रॉफिट बढ़ा होता। इसका मतलब यही प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होगा तो हायर प्रॉफिट आता पहले, लेकिन एक्सपेंस ट्रीट हो गया ये, तो प्रॉफिट घट गया, तो बैलेंस शीट में एक तरफ कैपिटल बढ़ गई, एक तरफ से प्रॉफिट घट गया, क्या दोनों चीजें एक ही साइड में आ रही है, तो क्या बैलेंस शीट अपने आप मैच कर जाएगी। देन इट शैल बी एक्सपेंस एज प्रोवाइडिंग द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इट मीन कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करी टू द एम्प्लॉय डायरेक्टर, अब बदले में कंसिडरेशन कैश में नहीं आ रहा, नॉन कैश में। अब वो नॉन कैश कंसिडरेशन कैसा है, अगर वो अमोर्टाइजेबल या डेप्रिशिएबल एसेट है तो ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, और अगर वो नॉन कैश कंसिडरेशन इन नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, नॉट अ अमोर्टाइजेबल एसेट, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में आपको वो पीएनएल अकाउंट में उसको स्वेट इक्विटी शेयर को एक्सपेंस की तरह डाल देंगे, तो आपने इशू किया, बदले में कैश नहीं आया एंड कोई एसेट नहीं आया, उससे प्रॉफिट घट जाएगा, प्रॉफिट घट जाएगा तो बैलेंस शीट में आपको लेसर प्रॉफिट आएगा एंड एज रिजल्ट अपने आप बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। इसके बाद देखिए, प्लेसिंग ऑफ ऑडिटर्स सर्टिफिकेट बिफोर जनरल मीटिंग, ये क्या बोलता है देखिए, मान लीजिए एक्स लिमिटेड कंपनी इज स्वेट इक्विटी शेयर इशू की, आफ्टर द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, जो भी पहली जनरल मीटिंग हो, चाहे वो एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, उस जनरल मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक सर्टिफिकेट प्लेस करेंगे बिफोर द शेयर होल्डर। व्हाट काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, ये बोर्ड सर्टिफिकेट किसे अरेंज करेगा, फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरियल ऑडिटर। सेम कंसेप्ट मैंने स्कीम्स के में बताया था, जो 5 तरह की स्कीम जो लास्ट का जो मैंने कंप्लीट किया था। सेक्रेटरी ऑडिटर जो कंपनी जाके सेक्शन 204 में दे रखा है, सेक्शन 204 में लिस्टेड कंपनी की बात करें, हर लिस्टेड कंपनी को सेक्रेटरी ऑडिट करानी पड़ती है, तो आपका जो सेक्रेटरी ऑडिटर है अपॉइंटेड है सेक्शन 204, उससे आप कंपनी के बोर्ड एक ऑडिट कराएंगे। ऑडिट में सेक्रेटरी चेक क्या चेक करेगा कि द स्वेट इक्विटी शेयर हैव बीन इशूड in accordance with the provisions of these regulations, that is SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation 2, and in accordance with the resolution passed by the shareholder, that is SROR, that generally SR, but अगर प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप के एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो OR, तो उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंगली एंड एज पर दिस लॉ, उसके हिसाब से स्वेट इक्विटी शेयर इशू हुए हैं। इस बात का ऑडिट ये करेगा, ऑडिट करने का सर्टिफिकेट देगा, एंड बोर्ड इस सर्टिफिकेट किसको प्लेस करवाएगा, बिफोर द शेयरहोल्डर्स एट द नेक्स्ट जनरल मीटिंग आफ्टर द इशू ऑफ सर्टिफिकेट शेयर, मे बी दैट जनरल मीटिंग में एजीएम और द ईजीएम, मतलब स्पेशली कोई जनरल मीटिंग करने की होती है, आप सर्टिफिकेट शेयर इशू होने के बाद एक ऑडिट करा लीजिए सेक्रेटरी ऑडिटर से। सेक्रेटरी ऑडिट का ऑडिट वो चेक करेगा कि साहब जो सर्टिफिकेट शेयर इशू है एज पर द रेजोल्यूशन पास बाय शेयरहोल्डर एंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन। फिर उस सर्टिफिकेट की कॉपी बोर्ड जो भी नेक्स्ट जनरल मीटिंग में एजीएम वहां इट विल प्लेस इट बिफोर शेयरहोल्डर, सो दैट shareholder can get to know that everything has been done as per law and as per the resolution passed by the shareholder. देखिए लिखा, in the general meeting subsequent to the issue of sweat equity, sweat equity issue हो गए,
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल प्लेस बिफोर द शोल्डर, क्या प्लेस, अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। पहले स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता था, जो सी होता है, अब वो सेक्रेटरी ऑडिटर, क्या ये भी एक चेंज है, दोनों जगह आ गया, जो स्कीम्स है वहां भी और यहाँ भी। दैट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर हैज बीन मेड इन अकॉर्डिंग विद दीज रेगुलेशन, द रेगुलेशन लिखा, दीज कर लीजिएगा, इन अकॉर्डिंग विद दीज रेगुलेशन and in according with the resolution passed by the company authorizing the issue of such sweat, that is the SRO or as the case may be। ये मैंने आपको सब कुछ पहले ही समझा देता हूं। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन। सीलिंग ऑन मैनेजरियल रेम्युनरेशन, अभी मैंने बताया था कि साहब अगर एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स या मैनेजर, जो कंपनी लॉ में मैनेजर कंसेप्ट पढ़ते हैं, उनको अगर आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और कुछ केस में वो आपको, कुछ केस, नॉट ऑलवेज, तो वो आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट माना जाएगा। एक चीज देखिए, अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड किसी डी या एम डायरेक्टर या मैनेजर को सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और ये डायरेक्टर मैनेजर कंसिडरेशन दे रहा है नॉन कैश, वो भी आपको कोई एसेट नहीं है, ना तो डिप्रिशिएबल एसेट है, ना अमोर्टाइजेबल एसेट है, अभी पढ़ा था, फिर वो एक्सपेंस ट्रीट होगा। अब देखिए आप अभी पढ़ते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, नॉन कैश कंसिडरेशन है और वो एसेट के फॉर्म में नहीं है, नीदर डिप्रिशिएबल एसेट नॉट द अमोर्टाइजेबल एसेट, तो क्या कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही? अच्छा, कंपनी जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं पीएनएल अकाउंट में, तो कंपनी एक्सपेंस है, तो क्या इसकी अर्निंग है? भाई मैं अगर आपको कुछ दे रहा हूं, मेरा एक्सपेंस है, तो आपकी क्या अर्निंग है? तो कंपनी जब उसको एक्सपेंस ट्रीट करे अपने पीएनएल अकाउंट में, तो क्या यहाँ, क्योंकि अगर वो एसेट के फॉर्म में है तब तो कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट, तो अपने बैलेंस शीट में एसेट दिखा रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन कंपनी जब एक्सपेंस ट्रीट करे कि वो नॉन कैश कंसिडरेशन दे रहा है और वो कोई एसेट या अमोर्टाइजेबल एसेट, डिप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में बताता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कंपनी उसे बैलेंस अपने पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस ट्रीट करती है, तो कंपनी का एक्सपेंस है, तो इसकी क्या अर्निंग है, इसकी क्या अर्निंग, तो क्या उसकी जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन की लिमिट पढ़ते हैं कंपनी जब सेक्शन 197 ऑल दैट, क्या उसमें भी कंसीडर होगा, क्योंकि इसकी अर्निंग मानी जाएगी, इसकी अर्निंग। लेकिन सिर्फ इसी केस में, लेकिन उसने अगर नॉन कैश कंसिडरेशन दिया, बट इफ इट इन द फॉर्म ऑफ ए डेप्रिशिएबल एसेट और अमोर्टाइजेबल एसेट, फिर उस केस में ये आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, एंड क्योंकि आपने कुछ दिया बदले में, लेकिन कोई एक कंपनी उसे एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रही। लेकिन अगर आपने ऐसा नॉन कैश कंसिडरेशन दिया है which is not in the form of depreciable asset और amortizable asset, तो कंपनी उसको एक्सपेंस ट्रीट कर रही, तो कंपनी के एक्सपेंस है, इसका सामने वाले की अर्निंग है, तो उसका मैनेजरियल रेम्युनरेशन माना का पार्ट माना जाएगा, उसके लिमिट्स में कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पस सेक्शन 197। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया, प्रोविजन पढ़ ली। देखिए, द अमाउंट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इशूड shall be treated a part of managerial remuneration for the purposes of section 197 Companies Act if the following conditions satisfied। सब केस में नहीं होगा ना, अब द मैनेजरियल रेम्युनरेशन कंसेप्ट सिर्फ डायरेक्टर मैनेजर कॉन्सेप्ट में होता है। द स्वेट इक्विटी शेयर इशू टू एनी डायरेक्टर मैनेजर, आप डायरेक्टर मैनेजर के अलावा किसी और एम्प्लॉय को इशू करें, फिर तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन कंसेप्ट लगता ही नहीं वहां पे। एंड दे आर इशूड, जो स्वेट इक्विटी शेयर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन आ गया, which does not take the form of an asset which can be carried to the balance sheet of the company। मतलब नॉन कैश कंसिडरेशन और ऐसा है जो उसको बैलेंस शीट, ऐसा एसेट नहीं है जिसको कि बैलेंस शीट में लिया है, मतलब वो एसेट है बट नीदर द डिप्रिशिएबल एसेट नॉट द अमोर्टाइजेबल एसेट, इसका तो बैलेंस शीट में ले जाएंगे, तो क्या करते हैं उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं पीएनएल अकाउंट। तो जब कंपनी एक्सपेंस ट्रीट करेंगे तो इसकी क्या अर्निंग, तो एक तरह से जब इसकी अर्निंग मानी जा रही है कंपनी एक्सपेंस, तो इसका मतलब वो भी इसकी माना जाएगा मैनेजरियल रेम्युनरेशन है, एंड इट शुड बी ट्रीटेड पार्ट ऑफ मैनेजर। क्या लिखा, दे इशूड फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन टू दिस डायरेक्टर मैनेजर which does not take the form an asset which can be carried to the balance, मतलब एस नॉन कैश कंसिडरेशन है बट वो ऐसे एसेट के फॉर्म में नहीं है जो बैलेंस शीट में ले जाया जा सके। इसका मतलब क्या है, ना वो डेप्रिशिएबल एसेट है ना अमोर्टाइजेबल एसेट है। दूसरा तो कंपनी उसके इसमें क्या ट्रीट करती है, एक्सपेंस, कंपनी एक्सपेंस है, इसकी क्या अर्निंग है, तो इसका तो इसकी क्या है मैनेजरियल इन अकॉर्डिंग विद द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो दोनों चीजों रिलेट भी कर सकते हैं जो ऊपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ा था फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज लॉक इन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने बताया लॉक इन के प्रोविजन यहां नहीं दे रखे, ये बोला जो आपके आईसीडीआर रेगुलेशन में प्रोविजन दे रखे हैं लॉक इन की इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्वेट प्रेफरेंशियल इशू, वही सेम प्रोविजन यहां भी अप्लाई होंगे। बता दें प्राइसिंग और लॉक इन के प्रोविजन, मतलब प्रेफरेंशियल इशू के जो प्रोविजन सेबी आईसीडीआर में देखे सारे नहीं लगा रहे यहाँ पे, लेकिन सिर्फ प्राइसिंग और लॉक इन प्रोविजन जो वहां दे रखे वो यहां लगा रहे हैं। देखिए, द स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी लॉक्ड इन फॉर सच पीरियड टाइम as specified in relation to preferential issue under the SEBI ICDR regulation 2018। आ गया ना कि जो वहां वही सेम। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था, अगर एक कंपनी
एक्स लिमिटेड मान लिया अनलिस्टेड कंपनी है, ये पहले स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है तो खाली कंपनी चेक फॉलो करेगी, बाद में आप आईपीओ लाते हैं तो उसके भी जब आईपीओ लाएंगे तो क्या इसकी उस समय आईपीओ वाले शेयर की भी लिस्टिंग हुई बताया था और इसकी भी लिस्टिंग होगी एज पर सेबी आईसीडी रेगुलेशन। तो उस केस में आईपीओ में प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन लगेगा, उस पर लॉक इन होगा तो वो अलग चलेगा, और इसकी लॉक इन किसके हिसाब से चलेगी, प्रेफरेंशियल इशू वाले के हिसाब से। देखिए लिखा हुआ द प्रोविजन सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक इशू इन टर्म्स ऑफ लॉक इन एंड प्रमोट कंप्यूटेशन प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन होता है ना, प्रोमोटर कम से इतना कंट्रीब्यूट करना, उस पर लॉक इन भी होता है, शैल अप्लाई इफ अ कंपनी मेक्स अ पब्लिक इशू आफ्टर इट इशू स्वेट इक्विटी शेयर। तो ये अलग चीज है, इस पे अलग लॉक इन चलेगा जो आपको आईपीओ में जो प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और स्वेट इक्विटी शेयर के ऊपर वो वाला लॉक इन का प्रोविजन चलेगा, पब्लिक इशू वाला नहीं चलेगा। कौन सा चलेगा, जो प्रेफरेंशियल इशू के केस में आपको लॉक इन का प्रोविजन लगता है गिवन द सेबी आईसीडी रेगुलेशन, वही आपको प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होगा। मतलब अलग से हमने यहाँ पे लॉक इन और प्राइसिंग का प्रोविजन नहीं दे रखे, इट विल गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। लेकिन आप आईपीओ लाते हैं पहले स्वेट इक्विटी, ये इस पे लिस्टिंग होने पे इस पे लॉक इन होगा एज पर प्रेफरेंशियल इशू, और इस पे जो लॉक इन होगा एज पर पब्लिक इशू, एज पर पब्लिक इशू जब आप अगर आईपीओ लाते हैं। अच्छा, जब कंपनी एक लिस्टेड कंपनी अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है in compliance of all the provisions of these regulation made by SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation 2021, तो लॉ बोलता है उस केस में फिर उसकी लिस्टिंग भी होगी, लिस्टिंग करा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कंडीशन है कि सब इट शुड हैव बीन इशूड इन कंप्लायंस विद दिस लॉ, देन दे आर एलिजिबल फॉर लिस्टिंग। लिस्टिंग करानी है, इन अदर वर्ड्स लॉ फॉलो करना ही करना है, नहीं तो लिस्टिंग कैसे कराओ, लिस्टिंग कराना ही है। नेक्स्ट लिस्टिंग में देखिए लिखा हुआ द स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय लिस्टेड कंपनी शैल बी एलिजिबल फॉर लिस्टिंग ओनली, लिस्टिंग होगी ओनली इफ such issues are made are in accordance with SEBI share based employee benefits and sweat equity regulation। अगर इस लॉ के अकॉर्डिंगली आपने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किया है, then only they are eligible, then only they are eligible for, then only they are eligible for listing and listing। तो इसका इन अदर वर्ड्स उल्टा बोले दूसरे तरीके से बोले कि आप जब एक लिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रही है, it must comply, it must do that in compliance with the Provident Companies Act as well as the SEBI share based this regulation एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021। अदरवाइज आपको लिस्टिंग कराने में प्रॉब्लम आएगी, एंड लिस्टिंग के लिए कंडीशन लगा रखी है प्रोवाइडेड इट हैव बीन इशूड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रेगुलेशन, तब देन ओनली दे आर एलिजिबल फॉर, और आपको लिस्टिंग कराना ही कराना है। तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लॉ कंप्लाई करते हुए इशू करना, सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द लिस्टिंग ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर इशूड बाय लिस्टेड कंपनी, इशूड बाय लिस्टेड कंपनी। इसके साथ हमने जो प्रोविजंस आपकी ये सेबी रेगुलेशन में, दैट इज सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, इसमें दे रखी है रिलेटिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर। तो पहले हमने जो 5 तरह की स्कीम, दैट इज द शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, उससे रिलेटेड हमने पिछले 2 क्लास में कंप्लीट कर लिया था, और आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया रिलेटिंग टू द स्वेट इक्विटी शेयर्स। इज दैट क्लियर? तो इसके साथ आपका ये टॉपिक, इसके साथ ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। दिस रेगुलेशंस, द न्यू रेगुलेशन सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इक्विटी स्वेट इक्विटी ब्रैकेट क्लोजर रेगुलेशन 2021 वी हैव कंप्लीटेड, एंड आपके सारे एस्पेक्ट्स मैंने उसके अंदर आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक।